हाय एवरीवन, वेलकम टू मिनी लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है, बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन आने वाला है और एस्टेट का भी विज्ञापन जल्दी जारी होने वाला है। कुछ ही कारणवश उनका नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था, जो आप लोगों के सामने फिर से दिख जाएगा। एस्टेट 9-10 जिन लोगों का भी हिंदी से है, उनका 9-10 में तो हिंदी व्याकरण ही 100 मार्क का रहता है, तो उसके लिए तो आप लोगों का ये हिंदी व्याकरण रामबाण होगा। चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, वर्ण धन माला। वर्णमाला का संधि विच्छेद हो जाएगा आपको वर्ण धन माला। वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग सोच समझेंगे आखिर वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। आगे है आप लोगों को वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के अंतर्गत टोटल 11 स्वर आता है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपको स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं टोटल 11। देखिए व्यंजन को देखिए, हलंत युक्त व्यंजन, जिसमें किसी भी व्यंजन में अगर हलंत लगा हो तो वो आधा व्यंजन कहलाता है। जैसे यहाँ पे क में हलंत लगा हुआ है तो ये आधा क है, ट में हलंत लगा हुआ है आधा ट है, आधा फ, ग, च आदि। आगे देखते हैं, यदि कोई व्यंजन पूरा है तो उसमें स्वर अवश्य जुड़ा होगा। यदि कोई व्यंजन पूरा है तो उसमें स्वर अवश्य, जैसे यहाँ पे क है तो क में स्वर के साथ है क, आधा क धन अ के मेल से क का निर्माण हुआ है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। आगे देखिए, यदि किसी व्यंजन में हलंत लगा है तो वह व्यंजन आधा है और उसमें स्वर नहीं है। क्या कह रहा है, यदि किसी व्यंजन में हलंत लगा है तो वह व्यंजन आधा है और उसमें स्वर नहीं है। किसी भी व्यंजन में अगर हलंत लगा है तो वह व्यंजन आधा ही कहलाएगा और वह स्वर मुक्त कहलाता है। आगे देखिए, उदाहरण के तौर पे है आधा क, च, आधा ट। इसमें हलंत लगा होने के कारण ही ये आधा हो गया। आधा च में भी हलंत लगा है तो आधा च हो गया, ट में हलंत लगा है आधा ट हो गया, ह में हलंत लगा है तो आधा हो गया, य में हलंत लगा आधा य हो गया और ल में हलंत लगा है तो आधा ल हो गया। हलंत लगने के कारण ही यह व्यंजन आधा व्यंजन कहलाता है, जो कि अभी यह स्वर मुक्त है। यह व्यंजन अभी स्वर मुक्त है, हलंत लगने के कारण यह स्वर मुक्त हो गया। आगे देखिए, आगे परिभाषा है, वर्णमाला की परिभाषा है। वर्णमाला की परिभाषा में क्या दिया गया, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आगे देखिए, ध्वनि के बारे में दिया गया है। ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि या साउंड। ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहा जाता है। एग्जाम में क्लियर पूछा जाता है, भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दे दिया जाता है ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द, वाक्य, पद इत्यादि। इस प्रकार के ऑप्शन दिया जाता है और उसमें पूछ दिया जाता है भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है, तो क्लियर आंसर हो जाएगा ध्वनि। भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहा जाता है, जो अमूर्त होती है और अदृश्य होती है। आगे देखिए, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की मूल इकाई भी ध्वनि कहलाती है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की मूल इकाई यानी मौखिक जो भी हम कुछ बोल पा रहे हैं वो ध्वनि के माध्यम से होता है। आगे देखिए, अक्षर किसे कहा जाता है, अक्षर या वर्ण। अक्षर या वर्ण भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई। यहाँ पे क्लियर हो गया, अक्षर या वर्ण में भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई। जहाँ लिखित लघुत्तम इकाई आ जाएगा वहाँ पे अक्षर या वर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, शब्द किसे कहा जाता है। शब्द का डिफिनेशन है, सार्थकता की दृष्टि से लिखित लघुत्तम इकाई, यानी अर्थ की दृष्टि से। सार्थकता यानी अर्थ की दृष्टि से लिखित लघुत्तम इकाई हो गया शब्द।
क्लियर है। शब्द सार्थकता यानी अर्थ की दृष्टि से लिखित लघुत्तम इकाई है। लिखित लघुत्तम इकाई है किस आधार पे? तो सार्थकता के आधार पे यानी अर्थ के आधार पे लिखित लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती है। आगे है पद या रूप। पद किसे कहा जाता है या रूप। पद या रूप दोनों एक ही बात हुई, या तो रूप होगा या पद। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई को पद या रूप कहा जाता है। क्लियर है। कोई जो भी भाषा है वो अगर व्याकरण की योग्यता से बंधा हुआ है तो वह पद या रूप कहलाएगा। व्याकरणिक योग्यता से प्राप्त लघुत्तम इकाई जो है वो पद या रूप कहलाती है। आगे है, देखिए नोट में क्या दिया गया है। व्याकरण की व्यवस्था से युक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। क्लियर है। व्याकरण की व्यवस्था से युक्त है, कोई भी शब्द व्याकरणिक योग्यता से बंध गया है तो वो पद कहलाता है। व्याकरण की योग्यता से जो शब्द बंध जाएगा वो पद कहलाएगा। आगे देखिए, आगे है आप लोगों को वाक्य। आखिर वाक्य किसे कहा जाता है? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई जो है वाक्य। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जो थी वो आपको एक मिनट, सॉरी, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई तो शब्द हो जाता है, लेकिन यहाँ पे है भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई तो वो वाक्य कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम शब्द और पद में क्या अंतर है इस बातों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे एक शब्द है आम। आम एक शब्द है तो ये स्वतंत्र शब्द है। कैसा शब्द है? तो ये स्वतंत्र है। इसका अर्थ आप जिस भी रूप में ले, एक आम आदमी के रूप में ले ले या आम एक फल है तो उस रूप में ले सकते हैं। लेकिन देखिए जब यहाँ पे आम अगर वाक्य में बंध गया है तो इसका अर्थ अलग अलग हो जाता है दोनों जगह। जैसे यहाँ पे है मैं आम आदमी हूँ, तो यहाँ पे आम जो बोध करा रहा है एक सामान्य व्यक्ति का बोध करा रहा है। और उसी क्रम आगे यहाँ पे देखिए मुझे आम खाना है, तो यहाँ पे एक आम फल के रूप में जाना जाता है। तो यही शब्द और पद में अंतर है। शब्द एक स्वतंत्र होता है और पद वाक्य में बंध जाता है, तो वही पद कहलाता है। यहाँ मैं एक आम आदमी हूँ, यहाँ सामान्य व्यक्ति का बोध हो रहा है। अब मुझे आम खाना है तो यहाँ एक फल के बारे में बोध हो रहा है। तो जहाँ शब्द व्याकरणिक योग्यता से बंध जाता है तो वो पद कहलाता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। तो इसी क्रम में हम बिल्कुल निरंतर आप लोगों के लिए अच्छा टॉपिक व्याकरण से लाते रहेंगे और आप लोग का तैयारी हम करवाते रहेंगे। आप लोग तैयारी पे पूर्णतः ध्यान दीजिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए पढ़ाई कीजिए। और हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से जो भी समस्याएं होगी वो हम दूर करने का कोशिश करेंगे। जो भी इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसे आप ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।